अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। मार्केट ने डिप लिया है। मार्केट की ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त क्रैश कर रही हैं। आल्ट कॉइन्स, कुछ आल्ट कॉइन्स तो ऐसे हैं जो 30% क्रैश किए हैं पिछले 24 घंटों में। आपकी तरह मैं भी इस तलाश में था कि वो ऐसी कौन सी वजूहात है जिस वजह से मार्केट जो है वो सेल प्रेशर में है। दो ऐसी वजूहात मैंने लर्न की है, वो मैं आपके साथ अभी वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन बीटीसी का थोड़ा सा मैं आपको, अच्छा, इस सारे क्रैश और सिचुएशन के अंदर जो सबसे कम क्रिप्टो करेंसी, खसूसन जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट मैंने बनाई है, कोई 37 के करीब क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें बिटकॉइन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहा है। कदरे कम जो है वहां पे सेल प्रेशर नजर आया। बीटीसी के चार्ट की तरफ अगर आप नजर डालें तो मेरा ख्याल है एक दो दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था बिटकॉइन का एक वीकली चार्ट के ऊपर मैंने एक पैटर्न आपको बताया था, जिसमें आपको जो आरएसआई है वो बता रहा था कि मार्केट में बायर्स जो हैं वो इन हो रहे हैं, जबकि प्राइस जो है वो आपको क्रैश होती हुई नजर आ रही थी। नॉर्मली ये बुलिश एक तरह का पैटर्न होता है, और मार्केट जो कि अब क्रैश कर रही है, तो ये वाला पैटर्न जो है, ये देखें आरएसआई, यहां पे आप देखें असेंडिंग ऑर्डर जो है, ये जो असेंडिंग पैटर्न है ये यहां पे ब्रेक हो गया। अब नॉर्मली ये अगर कोई ब्रेकआउट हो जाता है तो उसको समझते हैं जो पैटर्न है वो इनवैलिड हो गया। तो अब ये जो मैंने पैटर्न आपको वीकली चार्ट पे दिखाया था वो पैटर्न फिलहाल तो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब यहां से आई डोंट नो, जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे दोबारा ये रिक्लेम करेगा और मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, यहाँ के इस ब्रेकआउट से नीचे ही रहेगा। अगर इस ब्रेकआउट से नीचे ही रहता है और मार्केट की जो डेवलपमेंट्स है जिन वजह से मार्केट बेर हुई है, अगर भी वो कंटिन्यू रहती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बीटीसी की प्राइस जो है दोबारा इस प्राइस को टेस्ट करे, दोबारा वो 15,600 की वैल्यू को वो टेस्ट कर सकती है, और टेस्ट पे दोबारा यहां से बाउंस होके कंटिन्यूएशन हो सकती है, या यहां से ब्रेकआउट होकर नीचे प्राइस जा सकती है, जिसके चांसेस पिछले चंद दिनों से जो मैं आपके साथ बुलेटिन और मार्केट अपडेट शेयर कर रहा हूं, जिसके चांसेस कम लगते हैं। बट इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है भाई, ये आपने जहन में रखना। जो भी बहरहाल अपडेट्स होंगी, ओब्वियसली मैं अपने लिए जो कुछ लर्न करता हूं वो आपके साथ शेयर करता हूं, और वो इंशाल्लाह कोई ऐसी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। दो बड़ी न्यूज है। एक तो बाइनांस के हवाले से ही कुछ अपडेट्स हैं, उसी की कंटिन्यूएशन है, जो मार्केट में सिचुएशन है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। एक मेजर डेवलपमेंट हुई है, जो एड ऑन है, जो क्राइसिस था बाइनांस का जो चल रहा था फंड, उसमें कहा यह जा रहा है कि डीसीजी, डिजिटल करेंसी ग्रुप, जो जेनेसिस ब्लॉक, जिसकी ग्रे स्केल, ये सारी उसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, उसकी बॉडीज हैं, कहा यह जा रहा है कि ये सारा जो प्रेशर है वहां से आ रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे कोई फिगर वगैरह कोई और अथेंटिक जो क्रिप्टो सोशल मीडिया है वहां से तो नहीं मिली, लेकिन ये एक ट्विटर अकाउंट को मैं देख रहा था, इसमें उसने कहा जी जेनेसिस ट्रेडिंग, यानी जेनेसिस जो है उसके क्रेडिटर जो है अब छोटे छोटे बैचेस में अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको आल्ट कॉइन्स में प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी न्यूज जो लेटेस्ट अपडेट है, एक तो सोलाना का एक डेक्स है रेडियम। रेडियम उसको एक्सप्लॉइट किया हैकर ने, और जितनी लिक्विडिटी पूल थे रेडियम के ऊपर, वो लिक्विडिटी पूल को उसने हैक करके तकरीबन 1 मिलियन के इक्विवेलेंट, $1 मिलियन के इक्विवेलेंट जो सोलाना थे और दूसरे एसपीएल टोकन, वो हैकर ने वहां से किया। एक तो ये हैकिंग का इवेंट था। बाइनांस की जो मेजर अपडेट है जिसको मैं इस करंट सिचुएशन में रिलेट कर सकता हूं, कल मैंने आपको बाइनांस का सीएनबीसी के ऊपर इंटरव्यू के हवाले से बताया कि वहां पे कितने टफ सवालात फेस करने पड़े बाइनांस को। उसको अभी तक भी अगर आप क्रिप्टो सोशल मीडिया देखें तो अभी तक भी उसको मौजूद बहस बनाया जा रहा है कि भाई बाइनांस ने अगर 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 2.1 बिलियन उसमें से प्रॉफिट टेकिंग की थी, तो क्या अदालत अगर उन बाइनांस को कहेगा जी क्लॉ बैक, इसको क्लेम बोलते हैं लीगल जबान में, कि अगर अदालत कहती है कि भाई जितने प्रॉफिट टेकर्स हैं वो पैसे वापस करें ताकि विक्टिम्स को पेमेंट्स की जाए, अगर ये ऐसा होता भी है तो इसको भी वैसे साल हा साल लगेगा, ऐसा नहीं है कि फौरन शुरू हो गया तो अदालत। तो उस पर भी बाइनांस का सीजी का इनकार करना, ये कहना जी कि मेरे वकाला इसको देखेंगे, इसका मतलब वो दूसरे लफ्जों में इस चीज को बहुत सीरियस लिया जा रहा है। फिर जो ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से भी सीएनबीसी ने क्वेश्चन किए थे, वो भी कोई तसल्ली बख्श नहीं रहे, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन में। कल क्या डेवलपमेंट्स हुई, जो कंपनी, जो ऑडिटर, मजारिस उसका नाम है, जो
बाइनांस का, यही ऑडिटर कंपनी बाइनांस का, crypto.com का, KuCoin का और बंच ऑफ अदर फर्म्स है, उनका वो ऑडिट कर रही थी। कल ऑल ऑफ द सडन उन्होंने एकदम कहा जी हमने क्रिप्टो करेंसीज के जो जितनी इंडस्ट्री है उसका हमने ऑडिट वगैरह नहीं करना, और साथ उन्होंने जो प्रूफ ऑफ रिजर्व जितना अपना ऑडिट वगैरह किया था बाइनांस का अपनी वेबसाइट से वो भी रिमूव कर दिया। इस पैनिक की वजह, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इस पैनिक की वजह से मार्केट में एक दूसरा, एक यूं समझ ले एक इंग्रेडिएंट मिल गया मार्केट में पैनिक क्रिएट करने का। मतलब ये तीन चीज, एक तो रेडियम का है, दूसरा बाइनांस की ये जो ऑडिटर कंपनी है उसका एकदम पब्लिकली आके इस तरह बिहेव करना, फिर सीबीडीसी सीएनबीसी पे जो इंटरव्यू है उसको मुसलसल डिस्कस करना, ये मार्केट में पैनिक क्रिएट करना। और दूसरा मैंने आपको जो बताया डीसीजी, आई डोंट नो इन तीनों में से कौन सा ज्यादा मेजर फैक्टर है जिसने मार्केट में इतना ज्यादा सेल प्रेशर किया। और अच्छा, इसके बाद जो सीजी का बिहेवियर था, सीजी ने आई डोंट नो, कल जो सीएनबीसी में एंकर ने सीजी से कहा कि भाई आप मजारिस, आप खुद कहते हैं कि उसको क्रिप्टो करेंसी की ऑडिट करने का नहीं पता उस फर्म को, तो आप चार बिग जो ऑडिटर कंपनी है उनमें से एक ऐसी डेलिएट शायद उसका नाम है, आप उनसे ऑडिट करवा लें क्योंकि कॉइनबेस का वही कर रहे हैं। तो यहां पे सीजी चाहता तो उसका रेफरेंस कर सकता था कि भाई ठीक है जिससे कॉइनबेस करवा रहा है हम भी उसी से ऑडिट करवा लेते हैं। सीजी ने आगे क्या रिस्पॉन्स दिया है बदले में, ब्लॉकचेन्स आर पब्लिक परमानेंट रिकॉर्ड्स, इट्स द मोस्ट ऑडिटेबल लेजर। दूसरे लफ्जों में बाइनांस अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो सीजी है वो मजीद किसी ऑडिटर कंपनी से ऑडिट करवाना नहीं चाहते हैं, और वो कहते हैं जी कि ब्लॉकचेन, ये बात बिल्कुल सही है, ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसके लिए ऑडिटर की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो अकाउंटिंग होती है फर्म की, जिसमें लाइबिलिटीज एसेट्स कितने हैं, वो एसेट्स जो है नेट एसेट्स कितने हैं, उनमें ओबियसली नेट एसेट्स में यूजर्स का, फिर लेवरेज कितना। अब ये अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जर्नलिस्ट ने कल एक ट्वीट की, बीएनबी इज करंटली सर्विंग एज अ कोलैटरल फॉर नियरली द इंटायर क्रिप्टो डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स। अब मैं, अगर आपने मेरी कल की वीडियो वॉच की है तो एक पूरा मेरा सेक्शन था, वीडियो के एंड में मैंने जाके आप लोगों को जो रवायती हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बैंकिंग सारा नेटवर्क है जिसको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग बोलते हैं, उसके बारे में मुकम्मल मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि ये क्या बला है, क्यों हमारे जो कुछ सालों बाद हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो क्यों तबाह हो जाता है, क्यों हमारा मुल्क जो है आईएमएफ बैंकों की तरफ, क्यों हम क्राइसिस में, फाइनेंशियली क्यों हम क्राइसिस में चले जाते हैं। ये मैं हमारे जैसे कंट्री की बात नहीं कर रहा, इवन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर भी एक दहाई के अंदर एक दो बार इस तरह क्रंच आते हैं। ये क्यों आते हैं, तो उसकी मैंने वजूहात आपको फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम में बताई थी। सेम यही चीज मेरे भाइयों, ये समझिएगा, मैंने कल शायद क्रिप्टो के साथ कम रिलेट किया था उस मॉडल को, उस बिजनेस बैंकिंग मॉडल को, लेकिन क्रिप्टो के अंदर भी सेम इसी तरह है। जितने एक्सचेंजेस हैं सारे इसी तरह फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्यों। फॉर एग्जांपल बाइनांस के, आपने पिछले दिनों रिजर्व की रिपोर्ट, मैंने खुद आपको रिपोर्ट किया कि बाइनांस के पास यूजर्स का बीटीसी कितना है, 6 लाख समथिंग इतना था, और टोटल रिजर्व कितना है, उसमें से बाइनांस के पास चंद हजार ही अपना बिटकॉइन था। अब यूजर्स का सारा बिटकॉइन है, बाइनांस के पास अपना तो बिटकॉइन है नहीं, लेकिन बाइनांस अपने डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे, लेवरेज पे, मेरा ख्याल है 50 टाइम या 100 टाइम मेरा ख्याल है लेवरेज दे रहा है। इसका क्या मतलब है, बाइनांस कह रहा है बाइनांस के पास यूजर्स के और अपने मिला के टोटल 6 लाख है, लेकिन बाइनांस अगर 100% वो दे रहा है, मतलब 100% ही चले जी, 10% लगा ले, तो वो बाकी जो एक्स्ट्रा लेवरेज का मतलब ये है कि एक्सचेंज आपको ये कहती है कि भाई आपने बीटीसी की ट्रेड लेनी है, आप अपना बीटीसी भी डालें, और अगर आपको उधार चाहिए, लेवरेज चाहिए, तो हम आपको बीटीसी अपने पास से आपको बीटीसी देंगे। तो अब बीटीसी, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर जितना बीटीसी है वो सारा यूजर ट्रेड लगाएं, तो बीटीसी साथ जो बाइनांस है वो 50% लेवरेज भी दे, तो ये जो 50% लेवरेज है ये कहां से आएगा, ये आउट ऑफ थिन एयर आएगा। जो हमारे रवायती बैंकिंग सेक्टर में आपको कह रहा था कि उनके पास पैसे होते नहीं लेकिन वो लेंड कर देते हैं, क्रिप्टो में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि ये जो एक्सचेंजेस होते हैं ये भी जैसे हमारे रवायती बैंकिंग सेक्टर के पैसा होता नहीं,
लेकिन चूंकि आउट ऑफ थिन ईयर वो डिजिट्स बना के लोगों को लैंड आउट कर देते हैं। सेम इसी तरह ये जो डेरिवेटिव एक्सचेंज मार्केट है, उनके पास फंड्स नहीं होते। आउट ऑफ थिन ईयर वो आपको बस डिजिट्स दे देते हैं, आप चार्ट पे लेवरेज लेके प्रॉफिट टेकिंग वगैरह सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो जनरली जब ऑडिट वगैरह होगा तो पता चलेगा कि लेवरेज कितना ज्यादा था वो एक्सचेंज, उसके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, और उतने उसने अपने टोकन को कितना कोलैटरल रखा हुआ है। तो ये मैं सिर्फ बाइनांस तक महदूद नहीं है, ये जितने एक्सचेंज है सारे आपको ये फ्रैक्शनल रिजर्व जो मॉडल है उसकी बेस पे डेरिवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो लेवरेज जो कि एक्सचेंजेस के पास फंड्स होते ही नहीं है, लेकिन वो लेवरेज देके उनको देते हैं, और यही वजह है कि मार्केट भी मैनिपुलेट होती है। बार बार आपको जानबूझ के अकाउंट वॉश करने के लिए, लेवरेज को रीबैलेंसिंग करने के लिए मार्केट मैनिपुलेशन होती है। तो उसमें जो लेवरेज ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं, उनके अकाउंट वॉश किए जाते हैं, लिक्विडेट किए जाते हैं। तो इस वजह से ये मार्केट जो ओवर लेवरेज हो रही थी, इसने भी फ्लैश आउट होना था, या तो ये मार्केट से बिल्कुल वाइप आउट होंगे, जिसके चांसेस फिलहाल अगर देखा जाए, अब देखें ना, अभी तक जब मैं आपके साथ मुखातब हूं, बाइनांस ने तकरीबन कोई 8 अरब डॉलर के करीब प्रोसेस कर लिया अभी तक लोगों के विड्रॉवल। बाइनांस के ऊपर प्रेशर जो है वो अच्छा खासा है, लेकिन अभी तक बाइनांस उसको मैनेज कर रहा है। 8 बिलियन कहां 60 बिलियन से, मतलब कंपैरेटिवली अगर 10 बिलियन भी हम समझ लें तो फिर भी ये अच्छी खासी रेशो नहीं बनती है। मतलब कहां 60 बिलियन, कहां 10 बिलियन। अभी भी बाइनांस इतना जो है वो प्रॉब्लम में नहीं आया जो सारी सूरत हाल आपको नजर आ रही है। लेकिन इसी तरह अगर ये जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसके पीछे पड़ जाता है बाइनांस के, तो ये सिर्फ बाइनांस के लिए नहीं, ये सब के लिए। और बाइनांस को ये जो ओवर लेवरेज सिस्टम है, मेरा ख्याल है इसको भी रिविजिट करना चाहिए। ओवर लेवरेज सिस्टम से अगर हमारे रवायती फाइनेंशियल सेक्टर तबाह हो सकता है, तो व्हाई नॉट क्रिप्टो मार्केट जी। ये मेरी नजर में बहुत बड़ी और बिग न्यूज है। इसका इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि मार्केट बेरिश है, मार्केट ऑलरेडी मार्केट पे सेल प्रेशर था। लेकिन ये न्यूज आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में, उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज है, एक ठंडी हवा का झोंका आप उसको कह लें। जो इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उसने बैंक्स को अलाउ किया है या उनको सजेशन दी है कि बैंक्स अपने रिजर्व में क्रिप्टो करेंसी जो है 2% वो अपने पास क्रिप्टो करेंसी को एज अ रिजर्व रख सकते हैं। अब ये 2025 से बाकायदा अगर ये कानून न्यू पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट हो जाती है, अगर हो जाती है तो 2025 से बाकायदा जो दुनिया के बैंक्स है सारे, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिन्होंने आपस में पेमेंट सेटलमेंट करनी होती हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई चीज बेचती है या किसी से खरीदती है, तो सेटलमेंट में बिटकॉइन को भी, चूंकि उनके पास ये रिजर्व है, तो उसको भी शायद वो एज अ पेमेंट मेथड यूज करें। और आप थोड़ी देर के लिए आप ये एज्यूम करें कि अगर ये सेंट्रल बैंक्स या और जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर वो अपने पास रिजर्व रखेंगे तो वो किस कॉइन को बाय करेंगे? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यह है कि वो बिटकॉइन को बाय करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन इज द साउंड मनी और बिटकॉइन इज द ओनली क्रिप्टो करेंसी जो कि डिसेंट्रलाइज है, जिसका कोई फाउंडर नहीं है, जिसको कोई कंट्री जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकती। तो इसके अलावा तो और कोई आप जो बैंक है क्रिप्टो करेंसी को अपने रिजर्व में नहीं रखेगी। तो ये मेरी नजर में बिटकॉइन की प्राइस के फ्यूचर के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी, जो मेरा ख्याल है आपको लाजमी जिसका आपको पता होना चाहिए था। अच्छा जी, कॉइन बेस ने, मैं चाहता हूं कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इसी तरह सारी एक्सचेंजेस अगर करेंगे तो यूजर की बहुत बड़ी परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। कॉइन बेस ने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें कुछ यूजर्स जो कि ऐसे टोकन जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है, लेकिन गलती से वो ERC20 के नेटवर्क के जरिए पेमेंट सेंड कर देते हैं, तो उनके फंड्स तो फिर चूंकि वो टोकन ERC20 पे है ही नहीं, तो वो कैसे उसको दोबारा क्लेम कर सकते हैं? तो उसके लिए बड़ा मसला बनता था यूजर्स को। इसी तरह आप जिस भी एक्सचेंज को या जिस भी नेटवर्क को फंड्स ट्रांसफर करते हैं, तो अगर आपका नेटवर्क दुरुस्त ना हो, मिसाल, अच्छा इसमें कंफ्यूजन इस वजह से होती है क्योंकि कुछ कॉइन्स टोकन्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के ऊपर है, जैसे USDT आपका टेथर का जो स्टेबल कॉइन है, अब वो आपको इथेरियम पे भी नजर आएगा, वो आपको बाइनांस की चेन पे भी नजर आएगा, सोलाना पे भी नजर आएगा, ऑलमोस्ट जितनी टॉप ब्लॉकचेन है सब पे आपको वो नजर आएगा। लेकिन मार्केट के बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि सिर्फ 1-2 ब्लॉकचेन पे आप उनको सेंड कर सकते हैं।
अगर आप किसी और चेन पे करेंगे या तो आपके फंड जो है वो बिल्कुल ही गए, क्योंकि उस चेन पे, अच्छा पहले नंबर पे तो जब आप सेंडिंग करने लगते हैं तो सेंडिंग के दौरान ही आपको एरर आ जाता है कि भाई ये आपका नेटवर्क दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो इथीरियम और इथीरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं उनके एड्रेस सेम होते हैं, तो जब आप सेंडिंग कर रहे होते हैं तो बॉट को समझ नहीं आती कि एड्रेस जो है वो इनकरेक्ट है। मिसाल के तौर पे आपको चाहिए इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, और इस सूरत में आपको ERC20 सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपने वहां से BEP20 कर दी है, और जब सेंड के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो सेंडिंग की जो ऑप्शन है वो भी प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि BEP20 और ERC20 का जो एड्रेस है वो सेम टू सेम होता है। जितने इथीरियम और इथीरियम कंपैटिबल चेन्स है उनके एड्रेस सेम ही होते हैं। तो समटाइम जब आप सेंड करते हैं तो आपको ये वाला इनवैलिड नेटवर्क का एरर भी नहीं आता और फंड ट्रांसफर हो जाते हैं। उस सूरत में कोइनबेस ने ये ऑप्शन दिया कि भाई अगर आपकी इस तरह गलती से आप दे देते हैं तो आप इस तरह अपने फंड जो है वो दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि जो दीगर मार्केट की एक्सचेंजेस है वो भी अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करें, क्योंकि अगर यूजर अपने पर्सनल वॉलेट में करते हैं उधर से तो वो फंड्स को रिट्रीव कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन एक्सचेंजेस में अगर फंड ट्रांसफर हो जाए, एक्सचेंजेस के वॉलेट चूंकि उनकी एक्सेस में नहीं होते तो उसके लिए उनको एक्सचेंज की सपोर्ट में जाना पड़ता है। तो वो एक बड़ा लंबा एक प्रोसेस है जिसको मेरा ख्याल है इस तरह काफी हद तक कम किया जा सकता है। अच्छा जी, लास्ट में कल शायद मैंने आपके साथ शेयर किया, हाँ कल मैंने आपके साथ शेयर किया डोनाल्ड ट्रंप के जो NFTs थे। जिस बंदे ने रिस्क लिया होगा उसको अच्छा खासा रिवार्ड और अच्छा खासा मिला। 45,000 टोटल NFTs थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो 12 घंटों के अंदर अंदर सब सेल। और इस वक्त अगर आप ओपन सी पे जाएं, तो अगर आप मुझे इजाजत दें मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूं, तो इस वक्त ओपन सी पे वो जो प्राइस कल 0.0 कुछ आपको इथीरियम नजर आ रही थी, अब अच्छा खासा प्राइस ने पंप किया है। जिस बंदे ने भी कल मेरी इस वीडियो अपडेट के बाद रिस्क लिया, अच्छा इत्तेफाक से मैं भी एक बाय करने लगा था, लेकिन मेरे पास जो पॉलीमैटिक था वहां पे इथेरियम नहीं था, तो उसके लिए मुझे किसी और जगह से लेके आना था, तो मैं वो एकदम बिजी हो गया, मैंने वो बाय नहीं किया। मेरा दिल किया कि मैं एक बाय कर लूं, लेकिन मैंने नहीं किया। आप में से जिस बंदे ने रिस्क लिया होगा उसको अच्छा खासा यहां से बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि इस वक्त फ्लोर प्राइस जो है वो भी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और लास्ट में अगर टाइम हुआ तो ये मैं प्लेस कर दूंगा, कल मैं वीडियो लंबी होने की वजह से शेयर नहीं कर सका। बिटकॉइन के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क क्या है ऑलरेडी कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखें, बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर एक सेकंड में 7 से 10 ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस हो सकती हैं, और उसका जो ब्लॉक फाइनलिटी है, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन कितने मिनट में प्रोसेस होनी चाहिए, वो राउंड अबाउट 10 ऑन एवरेज 10 मिनट की होती है, अगर ये नॉर्मल माहौल हो तो। अब लेकिन अगर एक सेकंड में 7 और 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर एक सेकंड के अंदर बिटकॉइन के ऊपर 1 लाख ट्रांजैक्शन का लोड आ जाए तो नेटवर्क चोक हो गया, क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस सूरत में ब्लॉक टाइम भी बढ़ जाएगा और ट्रांजैक्शन की जो फीस है वो भी बढ़ जाएगी। यानी बिटकॉइन अगर चाहता है कि पूरी दुनिया में उसको एज अ पेमेंट, जो सतोशी नाकामोटो ने बोला था कि बिटकॉइन को हम एज अ इंटरनेट मनी यूज कर सकते हैं, हमें और क्रिप्टो करेंसी की कोई जरूरत नहीं है। ये सतोशी ने कहा था, लेकिन उसका विजन ये था कि हमें पैसे के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें सेंट्रल बैंक की जरूरत नहीं है, हम क्रिप्टो करेंसी को ही एज अ पेमेंट यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर सारी दुनिया में बिटकॉइन लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया की इतनी पॉपुलेशन है, तो बिटकॉइन का नेटवर्क तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतनी ज्यादा, क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क फिलहाल जो नेटवर्क है वो एक सेकंड में 7 से 10 ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकता है। इससे ज्यादा जितनी ट्रांजैक्शन होंगी इसका लोड बढ़ेगा, फीस भी ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी, और साथ जो फाइनलिटी है वो भी लंबी हो जाएगी। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक और लेयर के जो जिसको लेयर 2 बोलते हैं, उसके ऊपर एक लाइटनिंग नेटवर्क सेटअप किया जाता है। वहां पे कोई भी बंदा, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल, मैकडोनल्ड पे आप जाते हैं, मैकडोनल्ड वाला कहता है जी आप बिटकॉइन के जरिए आप मुझे पेमेंट कर देते हैं। अब जो मैकडोनल्ड है उसने भी बिटकॉइन में करनी है, और दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनी हैं और जो बिजनेसेस है, अगर वो सारे बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन करेंगे वो तो स्लो हो जाएगी।
तो अगर मैकडोनल्ड लाइटनिंग नेटवर्क पे जाके अपना चैनल ओपन कर लेगा तो उससे क्या होगा कि वो जितनी उसकी, क्योंकि मैकडोनल्ड की एक चेन है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी पूरी दुनिया, ये एक पूरी फूड चेन है जिसके पूरी दुनिया में स्टोर्स हैं, पूरी दुनिया में इसके ऑपरेशंस हैं। तो वहां पे अगर मैकडोनल्ड अपना बिटकॉइन की लेयर 2 सॉल्यूशन के ऊपर एक लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर अपना चैनल क्रिएट कर लेगा और जो यूजर्स हैं वो भी मैकडोनल्ड का ऐप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले उनके पास जो बिटकॉइन पड़ा है वो अपने बिटकॉइन निकाल के इस लाइटनिंग नेटवर्क मैकडोनल्ड के एप्लीकेशन में डिपॉजिट करेंगे। इसी तरह जो मैकडोनल्ड है वो भी, उसके पास भी बिटकॉइन होगा, लेकिन वो बिटकॉइन की चेन के ऊपर नहीं होगा बल्कि उस लाइटनिंग नेटवर्क लेयर 2 के ऊपर होगा। तो जब भी ये आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो लाइटनिंग नेटवर्क, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो बिटकॉइन की स्लो चेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, उसके ऊपर लाइटनिंग चेन के ऊपर हो रही हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन एक तो होती भी फास्ट है और दूसरी उसके ऊपर फीस भी ना होने के बराबर है। तो इस तरह जो बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड, मतलब हम कंट्री में हम बाकायदा यूज कर सकते हैं, जैसे हम एक दूसरे को पीकेआर दे के शॉपिंग वगैरह करते हैं, इसी तरह हम लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए बिटकॉइन को एज अ मनी भी यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन एज स्टोर ऑफ वैल्यू तो है, लेकिन साथ साथ वो एज अ पेमेंट, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इससे एक सवाल रेज होता है, मैं चाहता हूं वो भी एड्रेस कर दूं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद अगर ये लाइटनिंग नेटवर्क आ जाएगा तो बिटकॉइन की माइनिंग इंडस्ट्री का क्या बनेगा, क्योंकि इस वक्त जो माइनर्स हैं जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर उनको जो रिवार्ड मिलता है वो दो किस्म का रिवार्ड होता है। एक है ब्लॉक रिवार्ड, यानी जब वो ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल से उठा के उसको ब्लॉक में ऐड करके जब वो करते हैं सक्सेसफुल ऐड, तो उनको रिवार्ड के तौर पे बीटीसी मिलता है, और साथ उनको जितनी उन्होंने ट्रांजैक्शन प्रोसेस की होती है, ब्लॉक में डाली होती है, उनकी ट्रांजैक्शन फीस भी उनको मिलती है। तो बिटकॉइन का जो ब्लॉक रिवार्ड है वो तो जैसे बिटकॉइन टोटल माइन हो जाना 21 मिलियन, जो कि 2140 में जाके सन 2140 तक ये माइन होता रहेगा बिटकॉइन, उस वक्त तक ये चलता रहेगा। उसके बाद ये ब्लॉक रिवार्ड तो खत्म हो जाएगा। उस वक्त माइनर को सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजैक्शन फीस है वही रिवार्ड के तौर पर मिलेगी। सवाल यह है कि अगर बिटकॉइन अपने लाइटनिंग नेटवर्क पे चला गया तो बिटकॉइन भी नहीं मिलना उनको, तो फीस भी अगर लाइटनिंग नेटवर्क पे चलेगी तो कहीं माइनिंग इंडस्ट्री बंद ना हो जाए। इस हवाले से कुछ एनालिस्ट का कहना यह है कि जितने बिटकॉइन के माइनर्स होंगे वो लाइटनिंग नेटवर्क पे भी अपने नोड्स बनाएंगे ताकि वहां पर भी अर्निंग करें, और दूसरा उनका कहना यह है कि फाइनल सेटलमेंट जो है सब की वो होनी तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो फाइनल सेटलमेंट के ऊपर जो ट्रांजैक्शन फीस है उस वक्त सन 2140 में मुमकिन है एक ट्रांजैक्शन फीस जो है $10,000 से लेके $50,000 तक हो जाए। ओबियसली उसके लिए बिटकॉइन की अपनी प्राइस जो है वो मुमकिन है मिलियन से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो ये था बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क और मार्केट की अपडेट जो मैंने लर्न की है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।